हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं वो कौन होगा की डरावनी कहानियाँ। अगर आप भी वो कौन होगा की कहानियाँ सुनने आए हैं तो अपने रूम की लाइट बंद कर दीजिए, खिड़कियों के पर्दे लगा लीजिए और अपने कानों में ईयरफोन डाल लीजिए। लेकिन रूम के दरवाजे को खुला रहने दें ताकि कहानी सुनने के बाद आपको डर ना लगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डर का ये सफर। हमारी आज की कहानी है किंचकंडी नामक एक चुड़ैल की। नेपाली लोक कथाओं या पौराणिक कथाओं में किंचकंडी नामक एक चुड़ैल का जिक्र मिलता है। किंचकंडी को किंचकन्या के नाम से भी जाना जाता है। किंचकंडी एक महिला की आत्मा होती है जो उसके शरीर के एक असंसाधित हिस्से, आमतौर पर एक हड्डी से जुड़ी होती है। किंचकंडी एक एकांत आत्मा के रूप में जानी जाती है जो किसी विशेष स्थान पर रहती है, जैसे कि कोई सुनसान या वीरान जगह। मान्यता है कि किंचकंडी एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जिनके साथ जीवित रहते कोई गलत व्यवहार किया गया हो, या कोई ऐसी औरत जिसकी प्रसव या गर्भावस्था के दौरान मौत हो गई हो। किंचकंडी देखने में अपने असली रूप में बड़ी भयानक होती है। उनके बाल बहुत लंबे होते हैं और पैर उल्टे होते हैं। किंचकंडी लाल रंग की दुल्हन की पोशाक में होती है। जिन लोगों ने किंचकंडी को अपनी आंखों से देखा है वो बताते हैं कि किंचकंडी एक आकर्षक और अति सुंदर युवती के रूप में नजर आती है। किंचकंडी अपने सुंदर रूप से किसी अकेले पुरुष यात्री को आकर्षित करती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। पुरुष इनके रूप जाल में फंसकर इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उनके बताए अनुसार रास्ते पर चलते हैं, लेकिन वो रास्ते अक्सर शमशान पर या किसी वीरान जगह पर समाप्त होते हैं। तो ये है किंचकंडी की पहचान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंचकंडी चुड़ैल की ऐसी ही एक खतरनाक कहानी। बात आज से करीब 5 साल पहले की है। मैं पेशे से एक ड्राइवर हूँ। मेरा काम लोगों को एक शहर से दूसरे शहर छोड़ने और लाने का है। अक्सर मैं सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर देर रात ही घर लौटता हूँ। उस रात भी मैं देर रात एक महिला को शिलांग छोड़कर वापस दिल्ली आ रहा था। सर्द जाड़े का मौसम था। मैं उस सुनसान रोड पर अकेला चला जा रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मेरी गाड़ी की आगे की लेफ्ट साइड की खिड़की में ना जाने क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि उसका कांच नीचे ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी चलाते समय मुझे वो ठंडी हवाएं पूरा हिला दे रही थी। ठंडी हवा भी कैसी, जो सीने को चीर दे ऐसी। उस ठंडी हवा के कारण मैं ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। जिस रास्ते से मैं आ रहा था वो रास्ता एक ऊंची पहाड़ी घाटी में से बना हुआ था। इस कारण मैं जैसे जैसे उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वो पहाड़ी रास्ता दोनों साइड से घनघोर जंगलों से घिरा हुआ था। सड़क के किनारे तक फैली जंगल की वो जंगली बेलें आपस में इस कदर उलझी हुई थी मानो वो जंगल का कोई माया जाल हो। उन उलझी बेलों के पीछे से हर पल मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे कोई सैकड़ों डरावनी आंखें वहां से छुपकर मुझे देख रही हों। ऐसी आंखें जिनसे हमारी दुनिया के लोग अनजान हैं, जो अभी इन बेलों के पीछे से निकलकर मुझ पर हमला कर देंगी। मेरा डर मुझे एक अलग दुनिया में ले जा रहा था, लेकिन मैं ठंड और उस डर को झेलते हुए लगातार आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मेरी गाड़ी की लाइट ही एकमात्र सहारा थी जो उस रास्ते पर थोड़ी रोशनी कर रही थी। मैं उसी के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। थोड़ी देर में उस घाटी की ढलान आ गई और मैं उसे पार करके हाईवे पर आ गया। लेकिन वो हाईवे भी दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में मुझे हाईवे किनारे लगे पेड़ों पर उल्टे लटके चमगादड़ों के दर्शन हो रहे थे। बीच बीच में कुछ चमगादड़ उड़ते हुए भी दिख रहे थे, जो मेरी गाड़ी के फ्रंट कांच से कभी कभी टकरा जाते थे। मेरी गाड़ी के लेफ्ट साइड का कांच खुला हुआ था, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई चमगादड़ अंदर ना आ जाए। ऐसे ही डरते डरते मैं चले जा रहा था। उस हाईवे पर थोड़ा आगे जाकर एक चौराहा था, जहां से मुझे राइट साइड घूमना था। मैं धीरे धीरे उस चौराहे की तरफ बढ़ रहा था। अब वो चौराहा मुझे गाड़ी की लाइट में हल्का हल्का दिखने लगा था। उस चौराहे के पास में ही राइट साइड की तरफ एक पान का ठेला भी लगता था, जो उस वक्त बंद पड़ा था। उस सुनसान रात में वो पान का ठेला भी डर का आभास करा रहा था। अभी मैं उस चौराहे से बहुत दूर था। तभी दूर से मैंने देखा कि कोई चौराहे के पास बने उस ठेले के पीछे से निकलकर चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी मैं उस चौराहे से बहुत दूर था, इतना दूर कि जो ठेले के पीछे से निकलकर बाहर आया था वो वहां से एक हथेली जितना लग रहा था। लेकिन इतना तो मैं बता सकता हूं कि वो कोई औरत थी, जो धीरे धीरे चलकर चौराहे की तरफ आगे बढ़ रही थी। मैं पहले से ही जंगल के बारे में अपनी मन घड़त डरावनी सोच से डरा हुआ था, और अब साक्षात सामने कोई औरत चौराहे की तरफ जा रही थी, वो भी आधी रात के समय, जब हाथ को हाथ नजर ना आए, ऐसा अंधेरा हो। तब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, माथे पर थोड़ा पसीना आ गया, लेकिन मैं खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जब मैं डरते डरते उस चौराहे के पास पहुंचा तो मेरे दिल में डर की जगह शरारती विचार आने लगे, क्योंकि उस चौराहे पर एक सुंदर सी औरत खड़ी थी। उस औरत ने लाल रंग का लहंगा पहना था और वो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। हम मर्दों की तो आदत होती है कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर अपनी नजर गड़ा लेते हैं। खूबसूरत लड़की देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए तो जिसे दूर से देखकर अभी मैं डर रहा था, उसे पास से देखकर मेरा डर ना जाने कहां गायब हो गया। मेरे विचारों ने एकदम से दिशा बदल ली थी। मैंने गाड़ी में पड़े टिश्यू पेपर से अपने माथे पर आया पसीना पोंछा, गाड़ी में थोड़ा परफ्यूम छिड़का।
और मैंने अपनी गाड़ी ठीक उसके आगे ले जाकर रोक दी। अभी तक दूर से मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था, फिर भी मेरे मन में शरारती विचार आने लगे थे। लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तो मेरे दिल में घंटियां बजने लगी। वो एक निहायत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था। माथे पर लहंगे की मैचिंग का सुंदर सा टीका लगा रखा था। वो बाहर पड़ रही ओस के कारण भीग गई थी, जिससे उसका गोरा मुंह और बाजू बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। उसने अपने कानों में झुमके पहने थे और होठों पर लाल सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वो अपने हाथों से ओस के पानी को झटकती हुई और कांपती हुई मुझसे बोली, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऑटो नहीं मिल रहा। मैं जो अब तक उसकी खूबसूरती को निहारने में उलझा था, अब जैसे उसकी आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैंने कहा, जी ज़रूर, बैठिए। मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई थी, तो मैं भला क्यों मना करता। मेरे मुंह से हाँ सुनते ही उसने झट से पीछे का दरवाज़ा खोला और अपने हाथों को अपनी बगलों में दबाए वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। उसे इतनी सर्दी लग रही थी कि उसके दांत किटकिटाने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लगती भी क्यों नहीं, एक तो बाहर इतनी सर्दी थी कि इंसान का खून जम जाए, ऊपर से वो ना जाने कब से वहां खड़ी थी और ओस के पानी से भीग भी गई थी। ना उसने कोई स्वेटर पहना था, तो ठंड से कांपना तो लाजमी था। उसने गाड़ी में बैठते ही अपने कप कपाते होठों से मुझसे कहा, जी थैंक यू, आप नहीं मिलते तो पता नहीं कितनी देर यहाँ खड़ी रहती। मैंने अपनी गाड़ी के बैक मिरर को उसके चेहरे पर एडजस्ट किया और फिर मैं अपनी नज़रें उस पर गड़ाते हुए बोला, इट्स ओके जी, आप आराम से बैठिए। और मैंने उसको अपने बैग से टॉवल निकाल कर देते हुए कहा, लीजिए, पहले आप खुद को पोंछ लीजिए, आप काफ़ी भीग गई हैं, आपको सर्दी लग सकती है। उसने बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से टॉवल ले लिया और उसने मेरे टॉवल से अपने भीगे गालों और गर्दन को पोंछा, जो ठंड से गुलाबी से लाल हो गए थे। मैं उसे पोंछते हुए लगातार देख रहा था, लेकिन कसूर मेरा नहीं था, वो थी ही इतनी खूबसूरत। फिर भला मैं उस पर से अपनी नज़रें कैसे हटा सकता था। और इतनी रात को एक ऐसी सुनसान रोड जिसके दोनों तरफ घने जंगल हो, ऐसे में कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो कौन खुश नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किसके जाल में फंस रहा हूँ। शायद उसने अपने रूप से मेरे मन को भ्रमित कर दिया था और शायद इसलिए ही मेरे मन में एक पल के लिए भी ये विचार नहीं आया कि इस सुनसान रोड पर ये लड़की दुल्हन की पोशाक में क्या कर रही है। जब उसने अपने आप को अच्छे से पोंछ लिया तो टॉवल मुझे पकड़ाते हुए मुझसे बोली, थैंक यू जी। मैंने टॉवल को फिर से अपने बैग में रखा और अपने बैग से एक जैकेट निकालकर उसे देते हुए कहा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ी देर ये पहन लीजिए। हाँ, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि ये आपको थोड़ी लूज होगी, लेकिन आपको ठंड नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है। उसने मुस्कुराते हुए फिर से बिना कुछ कहे मुझसे जैकेट लेकर पहन ली। जैकेट पहनने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ी नहीं, ये बहुत ज़्यादा लूज है, बट थैंक यू। वाकई मेरी जैकेट उसे बहुत लूज थी,
क्योंकि उसके हाथ पूरे जैकेट की बाजुओं में छुप गए थे। ये देखकर मैंने भी हंसते हुए कहा, सॉरी, लेकिन काम चला लीजिए। अगर मुझे पता होता कि आधी रात को सुनसान रोड पर एक खूबसूरत लड़की मिलेगी तो पहले से लेडीज स्वेटर खरीद कर अपने पास रख लेता। मैंने खूबसूरत शब्द का प्रयोग जानबूझकर उस पर लाइन मारने के लिए किया था, और शायद वो भी ये बात समझ गई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं, बस फिर से मुस्कुरा दी। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और बैक मिरर में उसे देखते हुए पूछा, आपको छोड़ना कहाँ है जी? वो भी मिरर में मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, आप चलिए, मैं बता दूंगी। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को रेस दी और आगे बढ़ा दिया। वो अभी भी पीछे चुपचाप बैठी थी और मैं लगातार उसे मिरर में देख रहा था। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच वो खामोशी शायद पूरे रास्ते बनी रहती अगर मैंने उससे बात की शुरुआत करते हुए पूछा ना होता, वैसे आप इतनी रात को, वो भी इतनी ठंड में, इस सुनसान रोड पर, मतलब आप गलत मत समझिएगा, बट आप कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी? उसने अपनी मीठी आवाज में मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली मैं बस से जा रही थी, अचानक रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। इतना सुनते ही मैं बीच में ही बोला, ओ एक्सीडेंट, आपको कहीं लगी तो नहीं? उसने ना में अपना सिर हिलाया तो मैंने कहा, ओह थैंक गॉड, आप ठीक हैं। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक्सीडेंट की वजह से वो बस खराब हो गई और मुझे उससे उतरना पड़ा। नीचे उतरकर जब मैंने कोई ऑटो ढूंढनी चाहिए तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखा और अंधेरा इतना था कि मैं भटक कर यहां तक आ गई। उसने गाड़ी में बैठने के बाद पहली बार इतने शब्द एक साथ बोले थे, नहीं तो इतनी देर से वो हर बात पर बस मुस्कुरा रही थी। शायद उसको सर्दी लगना अब कम हो गई थी, क्योंकि अब उसकी आवाज में कोई कंपकपी नहीं थी। मैं अभी भी उसे बैक मिरर में से बार बार देख रहा था। बैक मिरर में उसे देखते वक्त मैंने पहली बार एक बात नोटिस की कि उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, जैसे कि किसी प्रेग्नेंट लेडी का होता है। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मोटी होगी, इसलिए उसका पेट बाहर होगा, और मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देता भी कैसे, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ बैठी वो खूबसूरत लड़की असलियत में कौन है, और कोई आम इंसान भला क्यों एक जवान लड़की को प्रेग्नेंट समझेगा, क्योंकि एक आम इंसान कहाँ जानता है उस अनजानी दुनिया के बारे में, जब तक कि उसका इन सब से सामना ना हो। इसी तरह मैं भी इन सब बातों से बेखबर उसके रूप को निहारता हुआ चले जा रहा था। साथ ही मैं उससे किसी न किसी बहाने बातें करता जा रहा था। गाड़ी में मैंने हल्की आवाज में सॉन्ग भी लगा दिया था, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। मेरा सफर डरावने सफर से एक खूबसूरत सफर बन गया था, लेकिन अभी इस सफर में एक मोड़ आना बाकी था और मेरा यह सफर फिर से डरावना सफर बनने वाला था। मैं उससे बातें करते करते चला जा रहा था। वो जहां गाड़ी मोड़ने को बोल रही थी, मैं मोड़ता जा रहा था। दाएं मोड़ लीजिए, अब बाएं मोड़ लीजिए प्लीज। जैसे मैं उसके वश में हो गया था। मैं ये भी भूल चुका था कि आखिर मुझे कहां जाना था। और फिर एक जगह वो अचानक से बोली, बस यहीं रोक दीजिए। और मैंने गाड़ी को
ब्रेक मारी, लेकिन जहां उसने गाड़ी रुकवाई थी वहां तो सामने कुछ नहीं था। ना कोई घर, ना कोई हॉस्टल, कुछ नहीं। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा। लेकिन जहां उसने गाड़ी रुकवाई वहां कुत्ते बहुत थे। मेरी गाड़ी रुकते ही वो कुत्ते मेरी गाड़ी की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और रोने लगे। मैंने उससे पूछा, यहां आप कहां जाएंगी? यहां तो कुछ नहीं है। अब मेरी आंखों से भ्रम का पर्दा हटने वाला था और एक डरावना सच सामने आने वाला था। मेरे इतना बोलते ही वो लड़की बोली, जरा अपनी दाईं तरफ देखिए। अब उसकी आवाज में एक अलग तरह की गंभीरता आ गई थी और ये कोई अलग आवाज थी। ये उसकी आवाज नहीं थी जिससे मैं अभी तक बातें करता रहा था। मैंने जब दाईं तरफ देखा तो दाईं तरफ एक बड़ा सा मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी और उसके पुराने से लोहे के सफेद गेट पर एक बोर्ड लगा था जिस पर शमशान भूमि लिखा था। यह देखते ही मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे मेरे बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी। पीछे बैठी वो खूबसूरत लड़की अब एक बदसूरत शक्ल में बदल गई थी। अब उसकी आंखें मुझे नहीं दिख रही थी। आंखों की जगह पर एक काला होल दिख रहा था जो कि एकदम गहरा दिखाई दे रहा था। पल भर उसकी उन काली आंखों में देखने पर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही हो, मानो वो अपनी आंखों से मेरे शरीर की एक एक बूंद को चूस रही हो। मेरा पूरा हलक जाम हो गया था उसे देखकर। उसका लगातार मुझे घूरना और उसका वो डरावना चेहरा मेरी जान निकाल रहा था। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज तेज हो गई थी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। जिसे सुनकर मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। मैं डर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खोल ही नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से उसे धक्का दे रहा हो। तभी मेरी नजर सामने शमशान पर पड़ी तो मैं सदमे से वहीं जाम हो गया। शमशान की दीवार पर बहुत सारी औरतें बैठी थी। उन सब औरतों के पेट बाहर निकले हुए थे और उनके पेट से खून निकल रहा था। यह देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं सीट पर गिरने लगा। लेकिन मैं बंद होती आंखों से भी गाड़ी का गेट खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था और आखिर में मैं पूरी तरह असमर्थ होकर गाड़ी में ही गिर पड़ा। मैंने मान लिया था कि यह रात मेरी आखिरी रात है। सीट पर पड़े पड़े अभी भी मेरी नजर पीछे की तरफ जा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी नजर उसकी आंखों पर पड़ रही थी, जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी अंधेरी खाई में गिर रहा हूं। और फिर अचानक से मेरी गाड़ी की लाइट बंद हो गई और मेरी पूरी गाड़ी चमगादड़ों से भर गई। अब वो लड़की पीछे की सीट से गायब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा मानो वो लड़की चमगादड़ों के रूप में बिखर गई है। वो चमगादड़ उड़ उड़कर मुझे पंजे मारने लगे और मेरे शरीर से खून निकलने लगा। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मुझे हॉस्पिटल तक कौन लाया ये मुझे पता नहीं। जब मेरी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि मेरी आंख पूरे 2 महीने बाद खुली थी। मैं सोच में पड़ गया
कि 2 महीने गुजर गए। मैं 2 महीने तक बेहोश रहा। और आखिर मुझे वहां हॉस्पिटल तक लाया कौन? अस्पताल में मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं और मेरे घर वाले कौन हैं। मैंने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को अपने घर का नंबर दिया और उसके बाद मेरे घर वाले आकर मुझे ले गए। आज उस बात को कई साल गुजर चुके हैं, पर एक सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला कि आखिर वो लड़की कौन थी। क्या वो किंचकंडी चुड़ैल थी